ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे कि इनलाइन फंक्शंस, और फिर हमारे पास आ गया है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर काफ़ी इन चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है। तो अभी हम लोग करने के वाले हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है इसको प्लीज़ एक्सेस कर लो, या क्लिक करके बुकमार्क कर लो, या क्लिक करके सेव कर लो। इस प्लेलिस्ट को अपना बना लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लो और सी प्लस प्लस के एक्सपर्ट बन जाओ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए tut17.cpp बनाऊँगा यहाँ पर, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा बॉयलर प्लेट कोड। और अगर आप लोगों का ये नहीं चल रहा है इसका मतलब आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको नहीं मालूम कि यहाँ क्लिक करके स्निपेट भी बन सकते हैं और आपने स्निपेट्स नहीं बनाए हैं। अगर आपने नहीं बनाए तो मैं कहूँगा स्टार्टिंग से आप वीडियोस को देखें ताकि आप लोग जो है स्टार्टिंग टू दी वेरी एंड इन कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएँ। यहाँ पर बात करते हैं इनलाइन फंक्शंस की। देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि क्यों वाला जो सवाल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पर इंट ए और बी, और मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें मैं पूछूंगा आपसे एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी इन लिखूँगा ए और बी, ठीक है। और मैं यहाँ पर सी इन ए और बी लिखूँगा, आप ए और बी को एंटर कर देना। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट दी वैल्यू या फिर दी सम ऑफ ए एंड बी इज़, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा सम ऑफ ए कॉमा बी। हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, या फिर एक काम करता हूँ प्रोडक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर सम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सम तो पहले भी बनाया था ना, प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन का नाम मैं रखूँगा इंट प्रोडक्ट, जो कि क्या करता है, इंट ए लेता है, उसके बाद इंट बी लेता है, उसके बाद क्या करता है, रिटर्न कर देता है ए मल्टीप्लाई बाई बी। एक ही लाइन में अभी शॉर्टकट मारते हुए इस फंक्शन को मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक जादू दिखाऊँगा, और वो जादू नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आप 2 और 3 एंटर करोगे तो 6 दिखा ही देगा, ठीक है। तो ये जादू नहीं है, नो रॉकेट साइंस। लेकिन ये मैंने जो लिखा फंक्शन अभी, ये जब एग्जीक्यूट होगा एक्चुअली तब क्या होगा। अब मान लो इस फंक्शन को मैं 10 जगह कॉल कर रहा हूँ, जस्ट एज्यूम करो, नहीं कर सकते एज्यूम, चलो अगर आप एज्यूम नहीं कर सकते तो मैं इसको एक्चुअल में ही 10 जगह कॉल कर देता हूँ। कभी कभी ना एज्यूम हो नहीं पाता है, ठीक है। 10 से ज़्यादा बार कर दिया मैंने कॉल इसको। मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा, और इसको मान लो मैंने ये किया तो ये सारी की सारी लाइंस बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो गई। कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसको इतनी बार कॉल कर रहा हूँ तब क्या होगा एक्चुअल में। देखो, जब एक फंक्शन कॉल करता है, हर बार आप फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये फंक्शन को ये सारे जो ए और बी हैं कॉपी हो जाएंगे, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो फॉर्मल में कॉपी होंगे, फिर फॉर्मल के अंदर ये वैल्यू वैल्यूएट होगी, फिर वो रिटर्न होके वापस आएगी, और फिर उसके बाद सी आउट उसको प्रिंट करेगा। तो ये एक्चुअल में लेकर जाना, फंक्शन में जंप करना, रजिस्टर में सेव करना, और उसके बाद इंटरनली जो हमारा ये कॉपी करता है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, वो होना, और फिर उसके बाद रिसीव करना वापस फंक्शन की वैल्यू को मेन फंक्शन के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ओवरहेड होती हैं। अब ये बहुत कम टाइम होता है, लेकिन ये टाइम ऐड अप होता जाता है। और ए मल्टीप्लाई बाय बी जैसे सिंपल से ऑपरेशन के लिए अगर हम ये सारा काम करें तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा ओवरहेड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, इनलाइन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और इनलाइन फंक्शंस क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शंस ये सारी कॉस्ट को कम करके क्या करते हैं, आपकी जो ए मल्टीप्लाई बाय बी है उसको यहीं पर रख देते हैं। अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली यहाँ पर एक इनलाइन लिखना पड़ेगा, और इनलाइन जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका ये फंक्शन बन चुका है इनलाइन फंक्शन। अब ये इनलाइन फंक्शन क्या होता है, एक ही लाइन में एक्सपैंड हो जाता है। कंपाइलर क्या करता है, रिप्लेस कर देता है फंक्शन कॉल को इस फंक्शन के कोड से। कंपाइल टाइम में ही, आपके कंपाइल टाइम में ही ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपको आउटपुट में कोई बदलाव नहीं दिखेगा देखने को, लेकिन यहाँ पर आपकी जो चीज़ आप बार बार कॉपी कर रहे थे, बार बार रिटर्न वैल्यू लेकर आ रहे थे, बार बार कॉपी कर रहे थे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को, तो वो सारे काम जो है अब नहीं होंगे। अब आप लोगों का वो टाइम बचेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ही है, अब आप लोग सोच रहे हो तो हर फंक्शन को फिर इनलाइन बना देते हैं और टाइम बचाते हैं,
तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप इतनी बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आपने अगर फंक्शन के एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर दिया, तो एक्चुअल में जो फंक्शन लिखने का पर्पस है, टू बी स्पेसिफिक, वो आप लोगों का जो है मर जाएगा। तो आप लोग उन फंक्शन को सिर्फ इनलाइन बनाना जो कि आपके बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लेते हैं। जैसे कि यहाँ बस डायरेक्टली रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी था, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं, इसीलिए मैंने इसको इनलाइन बना दिया। अगर आप बड़े फंक्शंस को इनलाइन बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर आप बड़े फंक्शंस को इनलाइन बनाएंगे तो आपकी कैश में ही जगह नहीं बचेगी, आपका प्रोग्राम इतनी मेमोरी ले लेगा क्योंकि हर जगह ये कोड एक्चुअल में यहाँ पर रिप्लेस होता चला जाएगा। और अगर वो कोड ज़रा भी बड़ा है तब आपका प्रोग्राम का साइज़ इतना बढ़ जाएगा मेमोरी में कि आपको जितना फ़ायदा मिलने वाला था इनलाइन फंक्शन का, उतना आपको नुकसान मिलेगा। तो कब इनलाइन फंक्शन यूज़ करना है, कब नहीं करना है, सिंपल सा सिनेरियो है इनलाइन फंक्शन को यूज़ करने का। जब फंक्शन के अंदर ना के बराबर काम हो रहा है तो उसको इनलाइन बना देने का, और कंपाइलर क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा सब कुछ। कभी कभी आप फंक्शनल अप्रोच के साथ चलना चाहते हो, फंक्शंस बनाना चाहते हो और अपने प्रोग्राम को सेपरेट रखना चाहते हो अपने एग्जीक्यूशन वाला जो आपने पाइपलाइन बनाई है उससे, तो आप लोग जैसे कि इस केस में प्रोडक्ट करना चाहोगे, हो सकता है आप बाद में इसको चेंज करना चाहते हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 1 रिटर्न करना चाहते हो फॉर एनी रीज़न। वो सारे काम अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फंक्शन की भी जो एडवांटेज है उसको लेना चाहोगे और उसी के साथ साथ आप लोग जो प्रोग्राम की स्पीड है जो कि मिलती है यहाँ पर वो भी लेना चाहते हो। तो आप दोनों डिशेस का स्वाद चखना चाहते हो यहाँ पर। एक तो आपका जो कंपाइल टाइम है उसमें आप चाहते हो कि एक्चुअल में यहाँ पर रिप्लेस हो जाए जो भी वैल्यू है, और उसी के साथ साथ आप चाहते हो कि आपका वो टाइम भी बच जाए, आपका फंक्शन भी बना रहे, आपका कोड भी जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का काम करता है फंक्शन की। भाई एक चीज़ है, अगर एक कॉन्सेप्ट है तो उसको एक ब्लॉक में डालना है, फंक्शन बेसिकली यही करता है। और ये जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग सेपरेट रख सकते हो चीज़ों को फंक्शन बना के, और उसको जगह जगह कॉल कर सकते हो बिना एक्चुअल में इसको बार बार कॉपी किए, बार बार रिटर्न वैल्यू को लाए, वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। तो ये था इनलाइन फंक्शन। अब यहाँ पर ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी इनलाइन फंक्शंस कब नहीं यूज़ करने चाहिए। जब भी रिकर्शन होता है आप इनलाइन फंक्शन यूज़ ना करें, इट्स नॉट रिकमेंडेड। कभी भी स्टैटिक वेरिएबल्स अगर यूज़ हो रहे हैं, अभी स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं इनकी बात हम लोग करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल्स बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यूज़ का। मैं इनलाइन हटा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी कर दूँ और मैं यहाँ पर स्टैटिक इंट सी कर दूँ इज इक्वल टू 0, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, ठीक है। तो मैंने सी को 1 से बढ़ा दिया और अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो मैं भी यहाँ पर ए और बी की वैल्यू एंटर करूँगा। मैंने 2 डाली, 1 डाली, और ज़रा आउटपुट आप लोग देखो, मैं समझाता हूँ आप लोग को ये क्या हुआ। मैंने 2 डाला, 1 डाला। सबसे पहले स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये वैल्यू सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगी, यानी कि सी की वैल्यू एक बार 0 होगी, उसके बाद ये वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर सी की वैल्यू अभी 1 कर दी, तो अगली बार जब ये लौट कर आएगा तो उसको सी की वैल्यू 1 ही मिलेगी और ये लाइन रन नहीं होगी। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है। कुछ चीज़ें होती हैं आप मल्टीपल फंक्शन कॉल्स में चेंज नहीं करना चाहोगे। जैसे कि इस केस में देखो, ये जो है ये पहली कॉल में ही रन होगा, स्टैटिक इंट सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसके बाद सी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी और मुझे क्या मिलेगा आउटपुट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 जो कि 3 होता है। फिर मुझे क्या मिलेगा अगली बार मैं आऊँगा तो ये तो रन होगा नहीं, 1 से 2 हो जाएगी सी की वैल्यू, और उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 जो कि 4 होता है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 जो कि 6 होता है। ऐसे मुझे मिलते चले जाएंगे ये वैल्यूज़। तो स्टैटिक वेरिएबल आपने कभी भी बना दिया, डरो मत बिल्कुल भी क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल, मैं बताता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल कभी भी बना दिया तो जो उसको इस तरह से ये जो इनिशियलाइजेशन वाली लाइन है ये सिर्फ एक बार रन होगी, दिस एग्जीक्यूट्स ओनली वंस। एक तो चीज़ ये हो गई, ये सिर्फ एक बार रन होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि इसके बाद ये जो वैल्यू है ये सेव रहेगी, यानी कि अभी सी में 0 था, यहाँ पर सी में 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम दिस फंक्शन इज रन द वैल्यू ऑफ सी विल बी
रिटेन्ड, यानी कि अगर यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगी, फिर वापस से 1 लेकर आएगा ये तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये वेरिएबल एक तरह से फंक्शन की जान होता है, फंक्शन की धड़कन है, ये सेव हो गई फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन एक बार रन हो रहा है सारे के सारे वेरिएबल्स वो भूल जाता है। स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि वो नहीं भूलता है। तो जब भी स्टैटिक वेरिएबल्स आते हैं रास्ते में तब आपको इनलाइन फंक्शन यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इनलाइन बता रहा था लेकिन स्टैटिक बता बैठा, जो कि अच्छी बात है, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ इनलाइन स्टैटिक के साथ, ठीक है। और उसी के साथ साथ कभी भी लूप वगैरह होते हैं फंक्शन के अंदर, और उसी के साथ साथ आपके स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं, तब काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग यूज़ करें। जो सिंपल से फंक्शंस हैं उसमें इनलाइन आप यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। तो ये है मेरा आप लोगों को एडवाइस इनलाइन फंक्शन को यूज़ करने का। हम यहाँ पर जल्दी से इस इनलाइन फंक्शन की डिस्कशन से जाते हैं, और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को हटा देता हूँ दोनों को। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था, और यहाँ पर मैं ज़रा इनलाइन जो कि मुद्दा था इस वीडियो का उसको लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि डू नॉट recommended to use below lines with inline, यानी कि इनलाइन फंक्शंस हैं अगर तो स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाने हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सी मैंने लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये था हमारा इनलाइन फंक्शंस और स्टैटिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पर ज़रा डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हो जिसमें कि आप लोग कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं प्रोडक्ट को रन करूँ मैं एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, थोड़ी कंजूसी कम करते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर इंट बना लेता हूँ। क्या बनाऊँ मैं, मान लो मनी बना लेता हूँ, एक मनी रिसीव्ड इंट करंट मनी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं, या फिर एक काम करता हूँ फैक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, फाइनेंस नहीं पढ़ाना चाहता। मैं बस यहाँ पर एक मनी रिसीव नामक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा कि अगर आपके पास आज पैसे 10 रुपये हैं तो आपको कितने बढ़ा के देंगे इस फैक्टर के हिसाब से। अब मान लो कि ये 1.08 टाइम्स करके देते हैं आपको पैसे 1 साल के बाद, यानी कि आपको 8% का इंटरेस्ट देते हैं। 8% तो ज़्यादा हो गया है, 4% रखता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये दिए तो आपको 1,04,000 रुपये मिलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट रेट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि शायद वो लोग VIP लोग हैं या बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी रीज़न हो। तो उस केस में क्या होता है, ये फैक्टर को हम पास करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट फैक्टर इज इक्वल टू 1.04। इसका मतलब ये है कि मैंने इस फैक्टर को ये जो वैल्यू दी है वो वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट है। अगर मैंने इसको ओवरराइट की तो मैं इसको ओवरराइट कर सकता हूँ। अभी समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर फ्लोट लिख दिया है और मैं यहाँ पर फ्लोट रिटर्न करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिटर्न करंट मनी मल्टीप्लाई बाय फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं इसको रन, मैं इन सारे जो प्रोडक्ट वाली लाइन्स इनको कमेंट कर देता हूँ। चाहूँगा कि आप लोग को जब मैं एक कोड दे दूँ तब आप लोग इसको रन करके देखना, ठीक है। और मैं इनको जो इतनी बार रिपीट करी है वो भी मैं हटा देता हूँ, और आप लोग इसको जो है खुद से रिपीट कर करके देखना। और यहाँ पर मैं सिर्फ इसको एक बार लिखता हूँ लाइन को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मनी रिसीव को कॉल करूँगा। मैं यहाँ पर सी आउट लिखूँगा, मैं लिखता हूँ इफ़ यू हैव, और मैं यहाँ पर मनी लिखता हूँ रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट यू विल रिसीव। मैं यहाँ पर वो फंक्शन रन करता हूँ जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, मनी रिसीव्ड। MR लिखता हूँ, REC लिखता हूँ, ये आ गया लो। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, मनी लिखूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा इतने रुपए आपको मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर। और यहाँ पर ऑब्वियसली इंट मनी इज इक्वल टू डाल देता हूँ 1 लाख रुपए। मान लो 1 लाख रुपए आपने डाले, 1 साल के बाद आपको कितने मिलेंगे ये फंक्शन बताता है। अब आप ये देखो, मैंने मनी रिसीव को क्या दिया, मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दिया इसको मनी, यानी कि एक इंटीजर दिया, और ये लेता क्या है, एक इंटीजर के साथ एक और इंटीजर तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, मुझे यहाँ पर इसको फ्लोट बनाना चाहिए था, ये गलती है। फ्लोट फैक्टर इज इक्वल टू 1.04, एक फ्लोट भी लेता है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ एक तो इंटीजर
और जो फ्लोट है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मैं इसको ये फ्लोट नहीं दे रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1.04 ले लेगा। तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा इसको रन करके क्या प्रिंट होता है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए ऑफ बी पूछ रहा है, क्योंकि वो मैंने कमेंट आउट नहीं किया था। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है इफ़ यू हैव 1,00,000 रुपये इन योर बैंक अकाउंट यू विल रिसीव 1,04,000 रुपये आफ्टर 1 ईयर। यानी कि अगर 4% का इंटरेस्ट रेट है तो आपको ये मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर VIP। अब जो VIP है उनको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, उनको 10% का मिलेगा मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉमा 10 भी दे दूंगा, यानी कि जो मेरा दूसरा वाला मैंने दिया है, ये वैल्यू जो मैंने दी है इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर देखो यू हैव इतना इन योर बैंक अकाउंट यू विल रिसीव। उप्स, मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया, मुझे 1.10 लिखना था इसको, मुझे 1.1 लिखना था इसको। तब अब यहाँ पर ये देखो ये चलेगा। देखो अभी कह रहा है ये आपको मिलेंगे 1,10,000 रुपये। अभी बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फैक्टर था, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताना था डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सिंपली वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तो, ठीक है। अगर आपने वैल्यू दे दी है तब तो वो वैल्यू ही एक्सेप्ट की जाएगी, लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है तब डिफ़ॉल्ट वैल्यू से काम चलाता है कंपाइलर हमारा। सो ये था हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का फंडा। अब यहाँ पर हमने इनलाइन फंक्शंस देखे, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देखी। अच्छा, इनलाइन फंक्शन के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। जब भी हम किसी फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट होती है, यानी कि हम अपने कंपाइलर से रिक्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं कंपाइलर देवता मेरे इस फंक्शन को इनलाइन बना दो प्लीज़। अब कंपाइलर देखेगा और उसके हिसाब से फंक्शन को इनलाइन बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके फंक्शन किसी भी फंक्शन को इनलाइन बना देगा। अब जैसे कि आप जाते हैं अपने कोई फॉर्म भरने जाते हैं जॉब एप्लीकेशन का, अब ऐसा थोड़ा ना आप कुछ भी उस पर लिख के दे देंगे। आप अगर भरेंगे नहीं, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आपको यहाँ पर भी आपका पॉइंट वैलिड होना चाहिए, आप फंक्शन को इनलाइन क्यों बनाना चाहते हैं। और अगर कंपाइलर को लगता है कि आप फालतू फंक्शन को इनलाइन बना रहे हैं और आपको प्रोग्रामिंग करना नहीं आती है, तो कंपाइलर आपसे बोलेगा देखो भैया ऐसा है, कोई इनलाइन नहीं बन रहा फंक्शन, चुपचाप नॉर्मल वाला फंक्शन बनाकर अपना काम चलाओ, समझे ना। ऐसे बोलेगा आप लोग, इतनी गंदी टोन में तो नहीं बोलेगा, बट हाँ कुछ इसी तरह बोलेगा, उसका मतलब यही होगा। तो इनलाइन एक रिक्वेस्ट होती है कंपाइलर। अभी ये कंपाइलर के ऊपर है कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या इग्नोर करे। जैसे कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो या तो वो एक्सेप्ट करेगा फेसबुक पे या इग्नोर कर देगा। इग्नोर भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है भाई, तो आप तो भेज दो बस। तो यहाँ पर इनलाइन कभी कभी आप लिखें तो हो सकता है आपका फंक्शन इनलाइन ना बने, हो सकता है आपका फंक्शन इनलाइन बन जाए। तो ये कंपाइलर कभी कभी अपने लेवल पे भी ऑप्टिमाइजेशन करता है, और ये ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी भी है भाई। अगर आपका प्रोग्राम आप चाहेंगे कि अच्छी तरह रन हो तो ऑप्टिमाइजेशन तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए। सो ये थे हमारे इनलाइन फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एक बात बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि ये जो फैक्टर लिखा है ना, जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको आपको बाद में लिखना है। यानी कि शुरू में आप वो आर्ग्यूमेंट्स लिख लें जो कि कंपलसरी हैं, उसके बाद आप डिफ़ॉल्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स को लिखें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है C++ में। जैसे फैक्टर को अगर मैं पहले लिख दूं और करंट मनी को बाद में लिख दूं, कुछ इस तरह से, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर इसको लिख दूं मनी। सबसे पहले तो मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कैसे बताऊंगा कि ये मेरी करंट मनी है, ये एरर देगा मुझे। ये देखो ये कह रहा है मनी डज नॉट नेम अ टाइप। ये देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, देख रहे हो आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे करके वापस से ठीक कर देता हूँ। तो सारे के सारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एकदम एक्सट्रीम राइट में रहने चाहिए, और जो कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लेफ्ट में रहने चाहिए, तभी तो फंक्शन रन करेगा आपका। नहीं तो फंक्शन रन कैसे करेगा आपका। इसको सेव करो, वापस से रन करो, और ये रन हो जाएगा। देखो इतना बढ़िया से इसने प्रिंट किया है। शायद अगर मैं एंडल लगा लेता तो और अच्छे से दिखता है। ये देखो दिख रहा है ना अभी, बढ़िया, कूल। सो ये थे हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और इनलाइन फंक्शंस। अब हम कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करके छुट्टी करता हूँ आप लोगों की जल्दी से। काफ़ी टाइम हो गया मुझे बैठे हुए यहाँ पर। तो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं इस बारे में देख लेते हैं। कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि एक्सीडेंटली आपका फंक्शन चेंज ना कर बैठे, तो आप क्या करते हैं, एक क्वालिफायर लगा देते हैं जिसका नाम होता है कॉन्स्ट, और वो कंपाइलर को बताता है कि ए कंपाइलर ये फंक्शन इस वैल्यू को चेंज ना कर बैठे, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ इंट, और मैं यहाँ पर मान लो किसी भी एक स्ट्रिंग की लेंथ मान लो निकालना चाहता हूँ।
तो एक str_len फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मान लो उस स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ char_p, तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लगा दूंगा। कॉन्स्ट क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्ट लगा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई मुझे लेंथ चाहिए सिर्फ फंक्शन की, ये नहीं कि तुम मेरे उसको मेरी स्ट्रिंग को ही बदल बैठो, गलती से भी नहीं करना ऐसा। तो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पर कहता है कि भाई कॉन्स्ट लगा दो। कॉन्स्ट लगाओगे तो अगर कहीं भी किसी ने ज़रूरत करी इस फंक्शन के अंदर p को चेंज करने की या फिर इस स्ट्रिंग को चेंज करने की, तो बिल्कुल भी मैं ऐसा स्वीकार नहीं करूँगा, कोई चेंज नहीं कर सकता p को। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन ना हो आर्ग्यूमेंट का, तब आप लोग यहाँ पर एक कॉन्स्ट लगा देते हैं। और ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा रेफरेंस वेरिएबल्स और पॉइंटर्स के लिए वैलिड होती है, ठीक है। जब आप आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं बाय रेफरेंस, तो ये तभी सिग्निफिकेंट रहती है। तो ये एक चीज़ थी जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी। सो आई होप कि अभी तक की C++ आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और अभी आने वाले टाइम में मैं और इन्जॉयबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश जारी है मेरी। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ये स्कूल कॉलेज वाली बोरिंग क्लास ना बने, उससे 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए और आप लोग जल्दी से पटापट शट लाइक ठोक देंगे नीचे, जल्दी से ठोक देना। और उसी के साथ साथ अपने लिए ये प्लेलिस्ट को प्लीज़ एक्सेस कर लेना। मैं चाहता हूँ शुरू से आप लोग इन वीडियोस को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और मेरा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़े। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। सोर्स कोड सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है आपको। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।